सरकार की एक कमेटी ने मोबाइल टावर्स से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि ईएमएफ रेडिएशन को 10 गुना बढ़ाने का सुझाव दिया है। कमेटी का कहना है कि इससे नेटवर्क में आ रही बाधाएं दूर होंगी, जो प्रॉब्लम्स, कंजेशंस वगैरह होते हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ रेडिएशन बढ़ाने को लेकर इसकी पूरी हिस्ट्री रही है कि साहब इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका आम लोगों की सेहत पर क्या इम्पैक्ट होगा। कई जगह ये भी दावे किए गए कि इसका और कैंसर का भी संबंध है, लेकिन अब इस कमेटी ने अपनी हरी झंडी इसे दे दी है। इसीलिए आज हम समझेंगे कि मोबाइल टावर के ईएमएफ रेडिएशन के बढ़ाने से और क्या क्या सहूलियतें मिल सकती हैं, ये पूरी बहस है क्या। साथ ही उन भ्रांतियों पर भी बात करेंगे जिसमें मोबाइल टावर के रेडिएशन से सेहत पर खतरे की बात कही जाती है। ये चिंताएं कितनी जायज़ हैं, कितनी नहीं, एक्सपर्ट से बात करेंगे, पुरानी स्टडीज़ को खंगालने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, मैं लौट रहा हूं आपकी खबर आपका फायदा में खास मेहमानों के साथ। मोबाइल टावर से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी ईएमएफ के रेडिएशन को लेकर सरकार की कमेटी के एक पैनल ने अपना सुझाव दिया है। पैनल ने अपने सुझाव में ईएमएफ के रेडिएशन को मौजूदा सीमा से 10 गुना से अधिक बढ़ाने की बात कही है। दूरसंचार के क्षेत्र में बढ़ते दायरे को देखते हुए पैनल ने अपने ये सुझाव दिए हैं। इस कमेटी में दूरसंचार विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हैं। कमेटी के पैनल का कहना है कि ऐसा करने से एक तो नेटवर्क दुरुस्त होगा और इससे मौजूदा समय में आ रही बाधाएं कम होगी, तो वहीं इससे एक और बड़ा फायदा होगा। दरअसल जब मोबाइल टावर के ईएमएफ रेडिएशन की क्षमता बढ़ेगी तो इससे टावर का कवरेज भी बढ़ेगा। पैनल ने अपने सुझाव को लेकर तर्क दिया है कि भारत में मोबाइल टावर के ईएमएफ रेडिएशन इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन यानी ICNIRP के 2020 के तय मानकों से अभी कम है। अब इसे ICNIRP के नॉर्म्स के अनुरूप किया जा रहा है। ऐसा होने से देश में मोबाइल नेटवर्क कवरेज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और ज्यादा टावर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे मोबाइल कंपनियों के खर्च में भी कमी आएगी। सो अलग कमेटी के पैनल के इस तरह के सुझाव से पहले टेलीकॉम उद्योग की लॉबिंग करने वाली संस्था COAI भी इस तरीके की मांग कर चुका है। COAI की माने तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन का क्राइटेरिया पूरी तरह से सेफ है, यानी इसके बढ़ने से सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। सवाल उठते रहे हैं कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन सेहत के लिए घातक होते हैं। इंसानों में खास करके नवजात बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ साथ क्या टावर के रेडिएशन पशु पक्षियों के लिए भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि इसे लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर इसे लेकर कोई साक्ष्य नहीं मिले, वहीं कमेटी ने भी साफ किया है कि मोबाइल टावरों से रेडिएशन की सीमा 10 गुना बढ़ाने से लोगों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं या जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि जब तक टावर के रेडिएशन को नहीं बढ़ाया जाएगा और इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन के मानकों के बराबर नहीं लाया जाएगा, फोन के नेटवर्क को लेकर दिक्कतें बनी रहेंगी। ऐसे में नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए उन्हें ज्यादा टावर लगाने पड़ेंगे, जो महंगा काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विमल वाकलू सर, पूर्व CMD हैं TCIL टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है वाकलू सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर कनिका सूद शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कनिका आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाकांत के देशपांडे सर, डायरेक्टर हैं एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर रमाकांत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले वाकलू सर आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, और जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, ख़ास तौर से COAI, द सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये सब लोग इसका वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो करंट लो EMF लिमिट्स थी वो नेटवर्क परफॉर्मेंस और 5G रोल आउट को काफ़ी प्रभावित कर रही थी। थोड़ा सा इसे समझाएं सर, ये जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं ये कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, और वाकई में हम ये माने कि पिछले लगभग मुझे लगता है कि 2 से ढाई दशक से ये चर्चा चल रही है कि
हायर रेडिएशंस का ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट है या नहीं, या एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट है या नहीं, तो वो सारी चिंताएं क्या दूर होती हैं सर? नमस्कार। एक्चुअली समझ नहीं आ रहा, कुछ नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। बीच बीच में आपका स्पीच कट के आ रहा था, पता नहीं मेरी आवाज सुनाई दे बस सर, रही है कि नहीं? यही प्रॉब्लम है और यही अब समाधान है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तो शायद हमारा कनेक्शन ज्यादा बेहतर हो पाए। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि कमेटी को पहले ये देखना चाहिए था कि 10 साल पहले, 12 साल पहले इनफैक्ट, जब इन नॉर्म्स को टाइट किया गया था देश में, क्योंकि काफी जगहों से कंप्लेंट्स आ रही थी, जैसे कि बॉम्बे से भी कई जगह पे थाने मुंबई में जहाँ पे 4-4 मंजिला घर हैं और एक दूसरे जगह पे मतलब टावर लगा है, तो दूसरे साइड में उसमें परेशानी हो रही थी लोगों को। सारे लोगों को कैंसर हो रहा था, चौथे फ्लोर पे है। तो उसके चलते काफी एजिटेशन हुई थी मुंबई में, और जूही चावला जी ने उसको लीड किया था। तो उस समय जो मंत्री थे वहाँ मुंबई से थे, और उन्होंने फिर काफी इस पे दबा डाल के इसको कम किया गया था। तो ये जो अब बढ़ा रहे, तो हमको अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। बट सर, मैं जितनी भी स्टडीज पढ़ पा रहा हूँ, ICNRP गाइडलाइंस जितनी भी पूरे, एक तो बहुत सारे देश इसको अपना रहे हैं। मैं UK का देख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया देख रहा हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देख रहा हूँ, आयरलैंड, इन सब जगह एक तो ये जो ICNRP गाइडलाइंस हैं जिसमें ज़्यादा रेडिएशन के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है, एक तो वो सारे देश। दूसरा, जितनी भी हेल्थ इम्पैक्ट स्टडीज़ आई हैं उन स्टडी में कोई भी ऐसा कंक्लूजन नज़र नहीं आता जिसमें एक एडवर्स इफेक्ट देखें। मैंने बड़ी कोशिश करी, इनफैक्ट WHO की रिपोर्ट जो है ऑन मोबाइल फ़ोन एंड EMF, ये भी इस नतीजे पर पहुंची कि देयर इज़ नो कंफर्म्ड हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम लो लेवल EMF एक्सपोजर। तो एविडेंस सर पूर्ववर्ती इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट कर पाए। नहीं, मगर कुछ इंडिविजुअल रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने भी, मैं वो वीडियो आपको भेजने का प्रयत्न करूंगा कि अगली बार इस पे हम दोबारा वार्ता करें। तो प्रेग्नेंट विमेन में बच्चों पे क्या असर पड़ता है एक्सेस रेडिएशन से, ये उसमें दर्शाया गया है। और समस्या ये है कि जैसे फार्मा इंडस्ट्री है और उस में भी बताया जाता है कि कोई सब दवाई सेफ है, और जब नई दवाई बनती है तो पुरानी दवाई पे कमेंट करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी समस्या ये है कि जब 2G चल रहा था, बताया गया कि हम जब 5G पे आएंगे तो रेडिएशन कम होगा क्योंकि पावर वैसे ही कम हो जाएगा। तो उस उम्मीद से हम काफी खुश थे कि ये असर जो पड़ रहा है लोगों की मेमोरी पे, लोगों के सब सेहत पे, और वहां पे कुछ एविडेंस भी मिला था मुंबई में जी, वहां के प्रोफेसर IIT के, उन्होंने रिसर्च भी किया था इस पे। तो ये मगर क्योंकि वो माइनॉरिटी लोग हैं कुछ। ऑलराइट सर, यानी कि आपका कहना है कि कंसर्न्स रहे हैं पहले और इस तरह के कंसर्न्स रेज किए जाते रहे हैं। इनफैक्ट समय समय पर यह मामला कोर्ट में भी गया है और कोर्ट ने भी इस पर एक साइंटिफिक एविडेंस समय समय पर बात कही है कि भाई इसकी स्टडी की जाए, कम से कम दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। आज हमारे साथ मेडिकल क्षेत्र के दो बहुत ही जाने माने शख्सियत भी हैं। डॉक्टर कनिका मैम, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। क्या वाकई में मैम रेडिएशन बढ़ा देने या रेडिएशन से हेल्थ के कोई इम्पैक्ट नहीं है, ऐसी कोई स्टडी या आपका कोई सजेशन, ऑब्जर्वेशन मैम? तो पहली चीज, रेडिएशन के बारे में लोगों की जानकारी थोड़ी सीमित है। रेडिएशन एक नाम है पर इसके अंदर एक स्पेक्ट्रम ऑफ रेज है। ओके। अगर हम मोटे तौर पे बात करें, रेडिएशन दो तरह की होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो जो हम बात कर रहे हैं, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं।
जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है वो कैंसर कारक होती है, और उसके अंदर कोई लेवल नहीं होता, वो किसी भी लेवल पे कैंसर कर सकती है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है एक्सरे, सीटी स्कैन, ऐसी चीजों से। जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो जो हमारे माइक्रोवेव से या रेडियो वेव से या टेलीफोन से निकलते हैं, ये पूरा सेगमेंट ही अलग है। तो इसीलिए पहली चीज हमें डिसोसिएट करना चाहिए कि कैंसर कारक है या नहीं, क्योंकि कैंसर कारक है आयोनाइजिंग रेडिएशन, वो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं आज। तो ये जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बहुत सारी स्टडीज आई, आज हम क्योंकि ग्लायोब्लास्टोमा डे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम इस स्टडी को भी डिस्कस कर सकते हैं। जो इंटरफोन स्टडी एक आई, उसमें लोगों ने ब्रेन ट्यूमर्स का एसोसिएशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की टेलीफोन यूजेज से, जो मोबाइल हम कान के साथ इस्तेमाल करते हैं लगा के। तो उसमें कॉजेशन नहीं आई, कुछ एसोसिएशन मिली, बट इट वॉज नॉट स्टैटिस्टिकली गुड इनफ टू मेक दिस एज अ कॉज। तो स्टडीज में इंडिकेशंस चाइल्डहुड ल्यूकीमियाज में 90s की स्टडीज में कुछ आई, बट उसके आगे जो सेकेंडरी स्टडीज होती हैं जिसमें हम कैटेगरी 1 कार्सिनोजन किसी चीज को लेबल कर पाए, उसमें ये रेज कैंसर कारक तो नहीं पाई गई। हेल्थ इफेक्ट से अगर हम बात करें तो जो मेजर इफेक्ट जो डिस्कस किया गया है कि थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, हीट बढ़ाती है ये रेडिएशन। आप मानते हैं कि माइक्रोवेव हम खाना गर्म करने के लिए यूज करते हैं, तो जो हमारी EMRs होती हैं इनमें हीट जनरेशन की एक टेंडेंसी होती है। तो वो हीट की सेफ्टी जो है वही इस कमीशन ने डिस्क्राइब करी है। एंड मुझे लगता है अगर पैनल ने उसको अकाउंट फॉर किया है तो वो सारे मापदंड जरूर देखे होंगे। उल्लंघन करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो जो कमीशन है ये इंडिपेंडेंट कमेटी तो जरूर है, पर WHO इसको एंडोर्स कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है। तो आई थिंक डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है कि क्या रिकमेंडेशंस में इन्होंने लेवल्स फाइनली सिलेक्ट किए हैं, बिकॉज जो कमीशन है उसने बहुत क्लियरली जो है मापदंड बेंचमार्किंग करी है कि कितना लेवल कहाँ तक सीमित रह सकता है। ठीक है, तो ऑलराइट, ये जो है आई वुड से टेक ऑन दिस। ऑलराइट मैम। डॉक्टर देशपांडे सर, आपका इसमें क्या रिमार्क रहेगा? देखिए, हम इतने सारे कैंसर पेशेंट रजिस्टर करते हैं, देखते हैं, बच्चों से लेके बूढ़े आदमी तक हम कैंसर लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं। कहीं पे भी ऐसे हमें नज़र नहीं आया कि भाई ये लोग ऐसे मोबाइल टावर के नीचे रहते हैं, उनको ज़्यादा ट्यूमर हो गए हैं या कैंसर हो गए हैं और इसका डायरेक्ट रिलेशन हो गया। देखिए, एसोसिएशन जो होता है ना, दो किस्म का एसोसिएशन होता है, एक है कॉजल और सेकेंड इज़ नॉन कॉजल, विच मीन दैट अगर हो सकता है कि आज बम्बई में कोई भी एरिया ऐसी नहीं है जो ये टावर से कवर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बम्बई में जो कोई कैंसर होते हैं सारे के सारे इसके कारण होते हैं। जैसे मैडम जी ने कहा कि ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है। वैसे आप सूरज के प्रकाश में भी अगर जाएंगे तो ये दोनों किस्म के रेडिएशन आपको लगने वाले हैं। आप सूरज के प्रकाश में जाइए तो आपको विटामिन डी मिलेगा, नहीं जाइए नहीं मिलेगा। और अगर कैंसर ऐसे होता था तो हो सकता है कि इससे डायरेक्टली बहुत सारा इंसिडेंस बढ़ जाता। तो मोबाइल टावर के कारण प्रॉब्लम होता है या नहीं है, ये चर्चा तो 1990 से शुरू है। बहुत लोगों ने लाखों रुपए खर्चा करके अपने घर के ऊपर फिल्म्स वगैरह लगाई है जिससे वो रेडिएशन अंदर ना आए और प्रोटेक्शन वगैरह हो जाए। लेकिन ऐसी कोई कॉजल एसोसिएशन आज तक डेफिनेटली एस्टेब्लिश आज तक नहीं हुई है। और अगर कमिटी ने रिकमेंडेशन जो दी होगी तो उन्होंने ज़रूर सारे फैक्टर्स कंसिडर करके ही दी है। तो इसके कारण साइंस की प्रोग्रेस रोकना उतना कोई खास इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसे मानना थोड़ा मुश्किल है। तो जहाँ तक रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेशन है वही इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। इसके डर से सारे के सारे आप टावर बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसे कोई कारण नहीं है। ऑलराइट सर, तो हमारे जो दोनों कैंसर विशेषज्ञ हैं वो उनकी राय में, उनके मत में, और देखिए हमने दर्शकों को भी बता दें कि ये बेसिकली ICNRP जो गाइडलाइंस हैं इसका फुल फॉर्म में भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जैसा कि मैम ने और सर ने दोनों ने बताया, इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन। और बहुत सारे दुनिया के देशों ने इसको अडॉप्ट किया है और ये बेसिकली जो गाइडलाइंस हैं वो डिज़ाइन की गई हैं टू इंश्योर द सेफ्टी फ्रॉम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब लेकिन सवाल ये है, जो वाकलू सर ने भी कहा कि चाहे कुछ मामलों में ही कंसर्न आए हों, लेकिन कंसर्न तो आए हैं, फिर उनका क्या? अब अगर इस तरह के कोई एविडेंसेस नहीं हैं
तो फिर क्या टेलीकॉम कंपनीज को आगे आके पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, लोगों को अपने क्या कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, या सरकार एक श्वेत पत्र जारी करके कम से कम दूध का दूध पानी का पानी कर दे? क्यों अपने सिटीजन्स को कंफ्यूजन में रखा हुआ है? या तो सरकार खुद आके कह दे। तो क्या इस तरह के कदम होने चाहिए ताकि कंफ्यूजन भी ना रहे और सच्चाई सबके सामने आ जाए? अगर सच्चाई यही है तो क्या किया जा सकता है इस दिशा में? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो मोबाइल टावर क्या सेफ है रेडिएशन पावर, जिसे गवर्नमेंट कमेटी ने जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनके मुताबिक 10 गुना बढ़ाने की सिफारिश की है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक 2-2.5 दशक से एक लंबा डिबेट इस पर चला। जैसा कि हमने बताया भी, सिविल सोसाइटीज़, बहुत सारे स्टैंड अलोन रिसर्चर्स, इंडिविजुअल रिसर्चर्स और कोर्ट में भी ये मामला कई मरतबा गया और एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रही कि क्या वाकई में मोबाइल टावर से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा हो सकता है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। वाकलू सर, एक इंटरेस्टिंग बात जो आपने बोली थी, और क्योंकि ये पूरा जैसे मैं बोल रहा था कि जितनी भी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसी का मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं कि साहब जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है एक तो वो इम्प्रूव होगी और जो एडिशनल टावर्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या वाकई में आपने बहुत इंटरेस्टिंगली कहा कि 5G को रोल आउट करने के लिए रेडिएशन पावर बढ़ाने जैसी कोई स्थिति की आवश्यकता नहीं है? थोड़ा सा समझाएं सर, क्या वाकई में बिना रेडिएशन पावर बढ़ाए भी हम नेटवर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं? जी देखिए, दो चीजें हैं। एक या तो शहर की स्थिति है, गांव की। तो गांव में कस्टमर कम है और गांव का ज्यादा एरिया कवर करने के लिए यदि हम रेडिएशन बढ़ाएं, उसका रेंज बढ़ेगा और कस्टमर क्योंकि ज्यादा नहीं है फिर ठीक है। लेकिन शहर में ऐसी स्थिति नहीं है। शहर में जो है आपको बेस स्टेशन में एक लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स आप ले सकते हैं बेस स्टेशन पे, और क्योंकि कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं इसलिए आपको ज्यादा बेस स्टेशन लगाने पड़ेंगे। आप कम बेस स्टेशन लगाकर पावर बढ़ा के अपना काम नहीं चला सकते हैं। ये मतलब उन जगहों पे कर सकते हैं आप जहां पे कस्टमर बेस कम है, और साथ में जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है वो तो रहेंगी ही वहां पे। लेकिन मैं ये बता रहा था कि शहर जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, वहां पे आप पावर बढ़ाने से अपने कस्टमर नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए आपको अपना बेस स्टेशन और लगाने पड़ेंगे। ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है वो आप रेडिएशन बढ़ा देंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको टावर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे उस अनुपात में। तो रिड्यूसिंग द नीड ऑफ एडिशनल टावर्स, ये आपके मुताबिक ये कोई एक मुकम्मल थ्योरी नहीं है। तो आपने सही कहा, काम तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ रेडिएशन बढ़ाने देने से कुछ नहीं होगा। बट फिर भी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, और मैम आपके पास मैं आना चाहूँगा मैम, डॉक्टर कनिका, जो बार बार ये भी कहा जाता है कि इन जनरल तो ठीक है, कोई भी साइंटिफिक जो स्टडी है वो सपोर्ट नहीं करती है इस थ्योरी को कि रेडिएशन से, मोबाइल टावर रेडिएशन से, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से कोई हेल्थ इम्पैक्ट है। लेकिन बार बार ये कहा जाता रहा है, और जिसका इशारा वाकलू सर ने भी किया, कि कुछ वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं। तो क्या उन पर भी कोई स्टडी हुई है मैम, और आप लोगों का सजेशन क्या रहेगा कि कोई वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिन्हें कम से कम थोड़ा एहतियात के साथ ध्यान में रखना चाहिए? जितनी हमारी रिसर्च हुई है, अगर आप अर्ली 90s की देखेंगे तो उस टाइम की जो स्टडीज हैं उसमें बहुत बहुत लिमिटेड कुछ इंडिकेशन आई थी। जैसे मैंने कहा, ब्लड कैंसर्स बच्चों में, ल्यूकीमियाज की कुछ स्टडीज आई थी, बट अगेन पॉजिटिव नहीं, एसोसिएशन करके आई थी। जो गर्भवती महिलाओं में, बच्चों में जो है कुछ उसके लिए भी रिसर्च की गई, बट अगेन पुख्ता कोई भी स्टडी ये प्रूव नहीं कर पाई है कि देयर इज अ कैटेगरी 1 एविडेंस। तो एसोसिएशन नहीं है। बट इन जनरल एज अ डॉक्टर मैं कहती हूँ कि जिस तरह से इस टाइम कम्युनिटी हमारी ग्रो कर रही है,
जो यूजेज ऑफ डिवाइसेस है, जो यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो इतना ज्यादा हो गया है, इफ नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपका सारे टाइम स्क्रीन टाइम होना या हर वक्त डिवाइसेस के साथ लगे रहने के कारण से आपको और एर्गोनॉमिक इश्यूज और भी इश्यूज अराइज होते हैं। हर चीज कैंसर या केवल अलग बीमारियों से एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। आपकी जो आपकी आई हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, ये सब चीजें भी बाय यूजेज ऑफ एक्सेसिव यूजेज ऑफ दीज डिवाइसेस होती है। एंड इन जनरल अगर आप डिवाइसेस यूज नहीं करते हैं तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि घर पे अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो हर वक्त इन रेडिएशंस को ऑन ना रखें, हर वक्त वाईफाई ऑन ना रखें, बिकॉज मे बी टुडे साइंस डज नॉट हैव एन एविडेंस, बट यू नेवर नो। जैसे सर ने कहा कि हो सकता है आज से 10 साल बाद हम इस डिबेट में बैठे और कहें कि ये तो देखिए तो प्रूफ हो गया अब कि ये कैंसर कारक रहा या कुछ रहा। तो कोशिश करें कि एक कॉन्शियस एफर्ट रखें कि आप अपना यूजेज लिमिट करें एंड आपका टाइम स्पेंड जो है वो लिमिट रखें एज अ कॉन्शियस एफर्ट। बात बोली मैम कि आप रेडिएशन बढ़ा देंगे, नेटवर्क एकदम फटाफट आएगा, बहुत अच्छा आएगा, हो सकता है आपको वो उस समय सहूलियत दे, बट क्या पता आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम, ज़्यादा डिवाइस यूसेज की वजह से दूसरी बीमारियों की चपेट में आ जाएं और वो कहीं ना कहीं घूम फिर के कैंसर कारक रूप अख्तियार कर ले। तो डॉक्टर देशपांडे, मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हर चीज़ का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन कई चीज़ें इनडायरेक्टली भी होती हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा यूसेज, ओवर यूसेज ये हमेशा ही खतरनाक होगा। रेडिएशन से भले हो ना हो, इनडायरेक्टली आपके ऊपर आएगा, तो कम से कम संयम और अनुशासन इस तरह के डिवाइसेस को इस्तेमाल करने में तो करना ही चाहिए सर। देखिए, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि कैंसर रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसी भी चीज़ का, भला खाने का हो, पीने का हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ मॉडरेशन में करना, यही अपना आंसर रहेगा। तो वैसे ही ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होगा, भला रेडिएशन की यानी वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का वो ताकत उसकी सेल्यूलर टावर की बढ़ानी ना पड़े 5G के कारण या कुछ भी हो, तो भी अगर 10 गुना टावर्स अगर बढ़ जाएंगे ये, तो क्या होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। आज तक कोई भी पेपर ने ये एसोसिएशन एकदम कॉजल है, यानी इसके कारण कैंसर होता है, ऐसे एस्टेब्लिश नहीं किया। थोड़े लोगों ने बोला है, थोड़ी पेपर्स ने बोला है कि न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स, जैसे कि सेंट्रल नर्व के थोड़े जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थोड़े नर्व्स है उसके ऊपर ट्यूमर्स होना वो ज़्यादा होते हैं वगैरह, ऐसी थियरी बनाई है और थोड़े स्टडीज़ में वो उन्होंने प्रूव किया है। लेकिन ये बड़ा पेपर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए रिसर्च तो बहुत चलती है, गवर्नमेंट एरिया में भी चलती है, नॉन गवर्नमेंट NGOs वाले भी करते हैं, साइंटिफिक हमारी एसोसिएशंस भी करती है। कहीं पे भी एकदम ऐसे अगर प्रूव्ड एसोसिएशन आ गया होता तो अब तक इसके ऊपर बंदी पड़ी होती। तो ये एक ज़रूरी है, लेकिन ये इसका फियर साइकोसिस एक बना हुआ है, ये ज़रूर बात है। तो गवर्नमेंट सरकार को इसके ऊपर, जैसे आपने कहा, एक श्वेत पत्रिका, वाइट पेपर एक बनाना चाहिए कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या डोज में इसका होता है और कितने एरिया में, यानी अगर टावर एक जगह बैठा है तो कितने एरिया में उसका प्रभाव होता है, ये सारी चीज़ों का एक वाइट पेपर बनाना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि हमारी जो ऑब्लिगेशन है कि आप ज़्यादा यूज़ ना करो, ये मोबाइल वगैरह ज़्यादा यूज़ ना करो, नॉन आयोनाइजिंग जितना कम कर सकते हो, एक्सपोजर टाइम कम रखें और उसके मुताबिक रहे, यही अच्छी बात है। एब्सोल्युटली, एक्सपोजर टाइम जितना कम हो सकता है उतना रखें। भले ही कोई साइंटिफिक स्टडी इस बात को कंक्लूसिवली सजेस्ट ना करती हो कि मोबाइल रेडिएशन से या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से कैंसर होता है, लेकिन भविष्य कोई नहीं जानता, खतरे किस रूप में, किस दिशा में कब आएंगे कोई नहीं जानता, इसलिए एहतियात जितनी बरती जाए उतना बेहतर। और सरकार से हमारी दरख्वास्त यही कि क्योंकि लो साइंटिफिक लिटरेसी है, जाहिर सी बात है उसकी वजह से बायसेस भी होते हैं, तो प्लीज़ दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए एक श्वेत पत्र लाइए, लोगों को बताइए, कंक्लूसिवली बताइए। ये आपका काम है कि लोगों के बीच में अगर कंफ्यूजन है तो उसको दूर किया जाए, कोई डर है तो उसको दूर किया जाए। इसलिए सरकार दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए एक श्वेत पत्र लाए और बताए कि किन रूपों में, किस तरह से, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर रेडिएशन से कैंसर का कोई अगर संबंध नहीं है तो फिर वो भी क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच विमल वाकलू सर, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर कनिका सूद शर्मा, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर रमाकांत देशपांडे सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इस शो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।